हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई? देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एमपीपीएससी जो पार्ट बी है, पार्ट बी का जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट को हम लोगों ने शुरू किया था। इस उच्च शिक्षा और सामान्य प्रशासन, इससे संबंधित पूरे टॉपिक इसमें दिए हुए थे। देखिए, इसमें पहला जो एमपीपीएससी है, ये भी हम लोगों ने कर लिया। उत्तरदायित्व और नियंत्रण की अवधारणा, प्रशासन पर विधायी, कार्यपालिक, न्यायिक या जितने भी नियंत्रण है वो सभी हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद जो नागरिक एवं प्रशासन में जन सहभागिता सूचना का अधिकार जो आरटीआई एक्ट है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। और साथ में आज हम ये जन शिकायतों के निवारण की मशीनरियां, निष्ठा, आचार संहिता इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद हमें लगता है संभवतः सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी, इसके बाद एक वीडियो इसमें और बनेगा, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या है, ये लोकपाल वगैरह पहले ही कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो ये लगभग यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए समझिए, ये जो पूरी कंप्लीट यूनिट है, हमने पूरी सतही ज्ञान के साथ साथ पूरा डीप, जितना अधिकतम आप लोगों की आवश्यकता है वो हमने सब पूरा करने का प्रयास किया है। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, जिससे आप लोग को इस बात के लिए कि कोई भी प्रश्न आ जाए तो उस प्रश्न चाहे कितना भी घुमा के आए, कम से कम आप उसको पढ़कर समझकर उसको करने की स्थिति में तो होंगे। ऐसा तो नहीं कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, हमने फैक्ट बस याद किया हुआ है। तो इस आधार पर आप उसको बेहतर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर। और इसी के आधार पर ये पूरी यूनिट आप जब भी एक देखिए, जब ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना, आप देख लीजिएगा कोई भी टेस्ट पेपर किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लगा के आप देख लीजिए। यदि आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमें नहीं लगता कि आप उसमें से 90% से ऊपर पूरे क्वेश्चंस करने की स्थिति में होंगे। 90 प्लस की बात कर रहे हैं, 10% छोड़ दीजिए, लेकिन 90% मतलब ये 10 में से 9 प्रश्न करने की स्थिति में आप होंगे। तो इसलिए यदि आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जन शिकायतों के निवारण की मशीनरियां, निष्ठा, आचार संहिता, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जन शिकायत को निवारण करने के लिए कुछ मशीनरियां हैं। मशीनरी हो सकती है एक आंतरिक रूप से भी हो सकती है, एक बाह्य रूप से हो सकती है। आंतरिक रूप से तात्पर्य ये हो सकता है कि जैसे आपको अच्छी चीज कि आपको झूठ बोलना नहीं है, आपको अपने कर्तव्य को पालन करना है, ये सब चीजें आपसे बोली गई, तो आप जब भी एक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आप कोई भी कार्य को भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आपको कोई रिश्वत देगा तो आप बिल्कुल उसको नकार देंगे। कहीं ना कहीं आपके जो अंदर की सत्य निष्ठा है, जो आपके अंदर की भाव है, वो इस प्रकार से कार्य करेंगे जिससे पूरे काम स्मूथली हो, बिना भ्रष्टाचार के हो, कि अन्य पार्ट होते हैं वो आप में हावी ना हो सके। ये भाग हो गया। और दूसरा जो पार्ट होता है वो बाहरी होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ही बनाए गए हैं। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, ये ओम्बुड्समैन, लोकपाल हो गया, सीएम हेल्पलाइन हो गई। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें भी आपको बाह्य नियंत्रण के रूप में कार्य करती हैं। यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, यदि कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी है। मतलब ये सब चीजें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ही है। इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी मशीनरियां हैं जिसको हम लोग समझें, और समझने के बाद उसको बेहतर तरीके से उसके एक एक पार्ट को दिमाग में रख लें। यदि कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। देखिए, सबसे पहला नंबर आता है ये, एक है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है ना, तो ये सबसे पहला है। ये विभाग ही बनाया गया है। क्यों, क्या विभाग बनाया गया है? ये बनाया गया है कि आपकी कोई भी शिकायत होगी, उस शिकायत को एक लिमिटेड पीरियड के अंतर्गत आपकी शिकायत दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक केवल एग्जाम के लिए नहीं है। यदि आप ये सोचे कि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पढ़ रहे हैं, हम ये बस पढ़ लेते हैं और 4 क्वेश्चन करके चले आएंगे, बस रट के जाते हैं,
आप ये समझिए ये आपके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तो हमारे दैनिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि हमें कोई आवश्यकता पड़ती है, किसी विभाग में जाते हैं, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, तो इस आधार पर आप शिकायत कर सकते हैं। कैसे? चलिए अभी देखते हैं। देखिए, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सुधार, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आ रहा है। क्या आ रहा है? केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी निगरानी प्रणाली सूचना। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने डाक विभाग में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली, ठीक है ना, निगरानी प्रणाली का एक नया संस्करण लॉन्च किया है। देखिए सबसे पहले आप इसके इंग्लिश वर्जन में आइए। क्या लिखा हुआ है? सीपी ग्राम्स लिखा हुआ है। सीपी ग्राम्स, ये बहुत अच्छी पहली बात तो इसका फुल फॉर्म समझिए, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये दिया हुआ है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है इस सीपी ग्राम का फुल फॉर्म क्या है, या जो निम्नलिखित दिए गए हैं ऑप्शंस उसमें सीपी ग्राम का क्या है। या दूसरा प्रश्न बन सकता है इसमें कि निम्न में से ऐसे कौन से विभाग हैं जो लोक शिकायत से संबंधित है। यदि सीपी ग्राम आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो आप हम बिल्कुल निश्चित कह सकते हैं कि आप उसको नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सीपी ग्राम बिल्कुल एक नया है। कभी आप अपने नेट में खोल के देखिएगा सीपी ग्राम, वहां आप राज्य के विभागों से या केंद्रीय जो विभाग हैं वहां से शिकायत कर सकते हैं और लिमिटेड पीरियड में आपकी शिकायत दूर की जाएगी। तो इस बात को बहुत अच्छे से सीपी ग्राम का अर्थ जो दिया हुआ है और उसमें उसका फुल फॉर्म और किस लिए काम करता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। भारत सरकार के डाक विभाग में सर्वाधिक सार्वजनिक शिकायतें दर्ज होती हैं। ठीक है। सीपी ग्राम के नए संस्करण से शिकायत निवारण निपटान में लगने वाला समय कम हो जाएगा, साथ ही शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। मतलब ये शिकायत से संबंधित है। अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये सीपी ग्राम है। क्या है? सीपी ग्राम्स। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आप देखिएगा इससे एक संभावित प्रश्न बनने की संभावना पूरी पूरी है। तो ये इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई भी आपको डाउट हो कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही हमने एक क्लास भी शुरू की है, आप चाहें तो उसमें बिल्कुल आ सकते हैं। ये देखिए जिसके विषय में अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, सहायक कुल सचिव जो परीक्षा अपनी है उसमें हमने लाइव ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट और मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी शुरू होने वाली है और इसके सबसे पहले क्या रहेगा? यूनिट 2 उच्च शिक्षा सामान्य प्रशासन, इसके अंतर्गत हम शुरू करेंगे और ऐसे ही आगे प्रत्येक यूनिट हम शुरू करते जाएंगे जिससे आप क्लास में बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए आप भी जानते हैं कि जब आप में रेगुलरिटी होती है, आपने क्लास स्कूल के समय या कॉलेज के समय जब आप रेगुलर जाया करते थे तो आपको अच्छे से पता है कि हाँ एक टॉपिक बाई टॉपिक होते होते पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाया करता था और आपको डेली का डेली वर्किंग करने का समय मिल जाया करता था। लेकिन अभी क्या है, अभी अकेले हैं या फिर जनरली हम पढ़ लेंगे, खूब सारे नोट्स रखे हुए हैं, किताब रखी हुई, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और पहले क्या पढ़ें। इसीलिए जब भी आप क्लास में रहेंगे और एक वर्चुअल क्लासरूम रहेगा जहां पर घर बैठे एक क्लास का अनुभव करेंगे आप, और क्लास का अनुभव करने के साथ प्रश्न पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं और डेली का डेली आप एक रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं और एक टॉपिक डेली आपका हो जाएगा। जनरली ही एक हफ्ते 10 दिन में आपको पूरी एक यूनिट हो जाएगी। ऐसे ही आगे करते करते हम लोग पूरी यूनिट्स कवर करेंगे। और इसको हमने केवल क्या रखा है? 99 रुपीज रखी है। और हमें लगता है कि यदि आप जुड़े होंगे एमपीपीएससी के बड़े बड़े कोचिंग से या कुछ भी हो तो 99 रुपीज में आपको यह लाइव लाइव रिकॉर्डेड नहीं बोल रहे हैं, हम बार बार क्या कह रहे हैं, लाइव बोल रहे हैं, आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं आपको। और साथ में इसमें उस यूनिट के ई नोट्स मिलेंगे। ये 99 रुपीज क्या है? पर यूनिट है। क्या है? पर यूनिट है। इसमें एक यूनिट का 99 रुपीज है। जैसे जैसे हम शुरू करेंगे, जैसे अभी आपने स्टार्ट किया तो आपने एक यूनिट पढ़ी या पढ़ना चाह रहे हैं तो आपने एक यूनिट का पेमेंट कर दिया और एक यूनिट कंप्लीट कर ली। फिर जब सेकेंड होगा सेकेंड का कर देंगे, थर्ड का एक बार नहीं किया, आपने पूरा कर दिया। और करने के बाद आपके मन में अरे हमारे तो ये तो हमने पढ़ी हुई है
या इसके पैसे बेकार जा रहे हैं, या हमें कुछ कम समझ में आ रहा है, दोनों ही स्थितियों में आप बिल्कुल स्कैप करने की स्थिति में हर टाइम रह सकते हैं। तो एक यूनिट हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही हमने एक डेमो रखा हुआ है, शायद 2-3 दिन में हम डेमो उसको करेंगे। आप चाहें तो इस डेमो क्लास में जुड़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्लास कैसी होगी, किस प्रकार से पढ़ाई कराई जाएगी, क्या होगा, ये सब आपको उस डेमो क्लास में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, यदि आपको कुछ किसी प्रकार से लगता है, इंक्वायरी है, कुछ भी है, तो ये जो नंबर है, इस नंबर पर आप हमें पूछ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, जो हमने आपको सीपी ग्राम कहा है, यह है क्या? यह एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र मतलब एनआईसी, ध्यान दीजिए, एनआईसी पढ़ा है आप लोगों ने ना, ये एनआईसी द्वारा लोक शिकायत निदेशालय और प्रशासनिक सुधार सार्वजनिक शिकायत विभाग के सहयोग से विकसित किया गया। कितना अच्छा फैक्ट है इसमें। जो ये सीपी ग्राम है, ये सीपी ग्राम है ना, सीपी ग्राम है, ये जो सीपी ग्राम है, ये देखो, इसके हिंदी है। ये सीपी ग्राम को पहला प्रश्न बनता है, किसने विकसित किया? ये एनआईसी ने विकसित किया। अन्य दो और कौन है जो इसमें सहयोग किया है या इसके सहयोग से विकसित हुआ है? एक है आपका लोक शिकायत निदेशालय और दूसरा है आपका प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग। देखिए, कोई भी टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़िए आप कि उसके सभी प्रश्न आप अच्छे से समझ सके और कर सके, कॉन्सेप्ट भी आप बेहतर तरीके से क्लियर कर पाए, तब आप कर पाएंगे। केवल आप उठाएंगे किताब, नोट्स उठाएंगे, रटेंगे और रटने के बाद अचानक कोई प्रश्न घुमा के पूछ लिया, तो आपका दिमाग उस समय घूम जाएगा, अरे इसका मतलब क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही, ये नोट्स दिया ही नहीं है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि ये चीजें, जितना आप बेहतर ज्ञान प्राप्त करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए, इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों का निवारण और निगरानी करना है। मेन क्या है सीपी ग्राम का? जो शिकायत की जाएंगी, केवल शिकायत का दर्ज करना नहीं, नहीं निवारण करना, उसकी निगरानी भी करना कि वह संबंधित विभाग ने किया है या नहीं किया है। इसकी शुरुआत कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है और के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा की गई है। दोनों मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हैं। सीपी ग्राम, अब ये इसमें होता क्या है? किसी भी स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्राप्त है। मतलब आप चाहें तो अपने मोबाइल पे ऐप बना है, हमने यूज किया है, आप चाहें तो एक बार अपने नेट में ऐप जो है, उस ऐप के थ्रू आप भी देख सकते हैं कि क्या क्या शिकायत दर्ज की जा सकती है। कभी आपको आवश्यकता पड़े तो आप इसको व्यक्तिगत के लिए भी यूज कर सकते हैं। यह प्रणाली, ठीक है, यह प्रणाली डीएआरपीजी और नागरिकों को विभागों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन टैग करने से सक्षम बनाता है। मतलब इसमें कौन सी शिकायत कब दर्ज हुई, कितना समय लगा, क्या किसी विभाग ने क्या उत्तर दिया, ये सब ऑनलाइन ट्रैक आप कर सकते हैं। इस प्रणाली को सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निदेशक अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जिससे लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित कार्य के निपटान की समय सीमा तय की जा सके। मतलब एक निश्चित तय सीमा होती है, उसी के आधार पर यह होता है। ठीक है, अब देखिए, प्रगति आवेदन, एक प्रगति आवेदन है, एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रकार से वर्किंग प्रणाली है, एक प्रणाली है। क्या है ये? प्रभावी शिकायत नियंत्रण नियंत्रण निवारण तंत्र है। यदि पूछ ले कि प्रगति आवेदन है क्या, भ्रष्टाचार से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रगति का फुल फॉर्म है। देखिए, बहुत अच्छा फैक्ट बन रहा है कि इसका फैक्ट जो है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका उद्देश्य सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन की संस्कृति शुरू करना है। मतलब सब टाइमली, हर काम साफ साफ लिखा, टाइमली इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यह प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय में उपस्थिति और आदान प्रदान
के साथ ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली भी है। प्रगति ऐप निम्नलिखित तरीके से प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र में मदद करता है। मतलब वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमने नहीं लिखी, केवल आपको बताया है कि वो ऐसा करता है। ठीक है। अब ये जो विभाग है, अभी हमने शुरुआत में आपको एक बताया था, वो विभाग ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली है क्या। अभी तो आपने पढ़ा सीपी ग्राम क्या है, मतलब उनके ही द्वारा शुरू किया जाता है। प्रगति जो है आवेदन वो क्या है वो पढ़ लिया आपने। अब जो ये विभाग है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ये एक्चुअली कैसे काम करता है इसके विषय में। देश में नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी है। ये मेन एजेंसी है जो जो सभी के लिए क्या है, दिशा निर्देश तैयार करती है। किसके लिए? नागरिकों के लिए। नागरिकों की शिकायतों के निवारण विभाग की सबसे महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। डीआरडीए पीजी प्रभावी और समय पर निवारण नागरिक की शिकायतों के निपटारे के लिए सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र बनाया जा रहा है। ठीक है। इसके जो हेड कौन है, इसमें डायरेक्टर कौन है? सतीश करवा जाधव। सतीश करवा जाधव डायरेक्टर हैं, पीजी हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। कुछ कार्य है इनके, विशेष बनावट है इनकी तंत्र की। क्या क्या है? शीर्ष स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की बनावट। वहां पर क्या है, लोगों की शिकायतों को भारत सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त किया जाता है। आपने देखा होगा हर स्तर में, लोकल स्तर में भी, थोड़ी बड़े स्तर में भी और बड़े स्तर में प्राप्त किया जाता है। केंद्रीय सरकार में मुख्यतः दो मनोनीत नोडल अभिकरण है, दो मेन है नोडल अधिकारी। कौन कौन से हैं? पहला तो है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, ये हो गया। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है ये लोक शिकायत निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय। ये दो आपको, इनके दो नोडल एजेंसी हैं। एक पहली वाली बताई, एक दूसरी वाली बताई। इसको भी आप लोग एक बार समझिएगा। वर्ष 1987 में भारत सरकार में लोक शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा के आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय में लोक शिकायत निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1988 को इस निदेशालय की स्थापना की गई। बहुत अच्छा प्रश्न पूछ सकता है, लोक शिकायत निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1988 को की गई। ये सब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये शिकायत कैसे कर सकते हैं, शिकायत करने वाले मंत्रालय कौन कौन से हैं, उनकी एक वर्किंग क्या है, इसमें बहुत संक्षिप्त रूप से हम लोग जानकारी कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रशासनिक सुधार एवं लोक प्रशासन विभाग एवं शासन में सुधारों को आगे बढ़ाने वाला अभिकरण है। लोक शिकायतों के प्रकार, कुछ प्रकार भी हैं, कैसे हो सकते हैं? जैसे एक नागरिक चार्टर हो गया। इसमें क्या होता है, नागरिकों के चार्टर के प्रतिपादन और प्रभावी कार्यान्वयन। इसमें अन्य बातों के साथ साथ ग्राहकों, नागरिकों और ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रति मानकों तथा संपर्क किए जाने योग्य सभी स्तरों में शिकायत निवारण तंत्र के ब्यौरे शामिल होंगे। मतलब नागरिक चार्टर में क्या होगा, आपने देखा होगा नागरिक चार्टर लिखा रहता है सब जगह। आपने बड़े बड़े कचहरी में देखा होगा कि नागरिक चार्टर लिखा है, इतने दिन में ये होगा, आपकी जाति प्रमाण पत्र इतने दिन में बन जाएगा। ये देखा है ना आपने, ये इसी के अंतर्गत आता है। सूचना एवं सुविधा काउंटर, ठीक है। देखो इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी काउंटर, ये आईएफसी, इसको आईएफसी कहते हैं। ठीक है। सूचना एवं सुविधा काउंटर आईएफसी की स्थापना प्रभावी रूप से प्रचालन कि आईएफसी कार्यकरण में नागरिक समुदाय को शामिल किया जाए, जिससे कि उन्हें नागरिक सहयोगी प्रभावी बनाया जा सके। इसमें क्या होता है, इसमें नागरिक भी अपना सहयोग देते हैं। कैसे? सुझाव देके या शिकायत करके या अपनी बात को बता के कि ऐसा होना चाहिए तो बेहतर होगा। तो ये सब चीज सूचना और सुविधा काउंटर भी बनाया गया है। शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, जो अभी हमने सीपी ग्राम वगैरह में पढ़ा, उसमें क्या है, ऑनलाइन पंजीकरण भी इसमें होता है। एक चीज तो पढ़ी है अभी हमने, साफ सीपी ग्राम अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है कैसा होता है, इसको भी आपने
बहुत अच्छे से दिमाग पे रखा होगा। फिर है विनियामक लोकपाल एवं सदस्य निकायों की भूमिका। इसमें क्या है, लोक शिकायत निवारण में संदर्भ में केंद्रीकृत योजना मॉडल को धीरे धीरे त्यागन, मतलब क्या इसके खुले हुए, ये शब्द गलत लिख गया है। मॉडल क्या है, धीरे धीरे उनके केंद्रीकृत मॉडल आ रहे हैं पास में, जिससे उनका कार्य क्या है और बेहतर हो रहा है। ये हमने थोड़ा डिटेल इसलिए लिख दिया कि आपको जब भी पढ़ने में आसानी हो, किसी प्रकार का ये लगे कि हम कोई चीज कोई टॉपिक छूट रहा है। फिर सरकार की भूमिका में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण निहितार्थ है। सरकार नागरिकों के हितों से जुड़े मामलों को निजी क्षेत्र द्वारा सेवा सुपुर्दगी के निहित बाजार की शक्तियों के भरोसे एकदम से नहीं छोड़ सकती। मतलब सरकार कहती कि जो भी मार्केट है वो उसके आधार पर नहीं छोड़ सकते, हम कहीं ना कहीं आपकी सहायता के लिए बैठे हैं यदि कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो। ये भी एक तंत्र हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये पूरा टॉपिक आपका स्टार्टिंग का एक खत्म हो गया है। अब हम दूसरा टॉपिक आती है सत्यनिष्ठा। बहुत छोटा टॉपिक है ये सत्यनिष्ठा। यदि आप एथिक्स में पढ़ेंगे तो थोड़ी बड़ा होगा, लेकिन जनरली हम इस शिकायत निवारण के रूप में करते हैं तो यह थोड़ा बेहतर होगा। अब इसमें क्या है, सत्यनिष्ठा व्यक्ति की निजी विशेषता होती है, बशर्ते कि वह बेईमान, अनैतिक या दुष्ट किस्म का ना हो। देखिए, जब भी कोई बेईमान होगा, अनैतिक होगा या दुष्ट होगा तो उसको सत्यनिष्ठा थोड़ी होगी, उसको नहीं लगेगा कि मैं अच्छे से कार्य करूं या मन में उसके अच्छे भाव आएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। वह क्या है, वो एक अच्छा व्यक्ति हो, सत्यनिष्ठा उसकी खुद की विशेषता है, बशर्ते उसमें और गलत विशेषताएं ना हो, जैसे बेईमान, अनैतिक और दुष्ट किस्म के ना हो। यह चरित्र की पूर्णता को निर्दिष्ट करती है, मतलब आपका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है ना। आप ये बहुत अच्छे से बताता है, और एक सिविल सर्विक जो सर्वेंट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। जब भी कभी इंटरव्यू वगैरह होता है तो पूछा जाता है कि आप में क्या खूबी है, तो बहुत से इंटरव्यू देने वाले इस टॉपिक को बोलते हैं कि मुझे पर्याप्त सत्यनिष्ठा है मेरे इसमें, ठीक है। जिसके सभी अवयवों में आंतरिक सुसंगति होती है। सत्यनिष्ठा से संपन्न किसी व्यक्ति का आचरण सभी स्थितियों में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है, साथ ही उसके नैतिकता का आधार भी वस्तुनिष्ठ होता है। इस तरह सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नैतिक और व्यवहारिक दोनों तरह की सुसंगत संगति समाहित है। मतलब व्यवहारिक भी है और नैतिक भी। व्यवहारिक मतलब जब आप कोई व्यवहार प्रैक्टिकल काम करेंगे वो, और नैतिक रूप में मतलब कहीं मॉरल रूप से जब आपको कोई ऐसा काम आ जाएगा, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई आप बड़े अधिकारी हैं, और बड़े अधिकारी होने के नाते यदि आपको कोई टेंडर निकालना है, आपके हाथ में है टेंडर देना किसी भी रोड बनाने का या किसी भी कार्य के लिए, और एक बहुत अच्छा व्यवसायी है जो बहुत नैतिकता से कार्य करता है, उसने भी टेंडर भरा है, अच्छे से सब कुछ है, और साथ में एक आपके घर परिवार का कोई होगा उसने भरा है, हो सकता हो। तब आपको इस बात का ध्यान रखना कि नहीं, यदि जो व्यक्ति बेहतर काम करता है, सरकार को जितने जिसमें नुकसान नहीं है, ये सब के आधार पर आपको निर्णय लेना, ना कि व्यक्तिगत आपके रिलेशन के आधार पर, तो वहीं एक सत्यनिष्ठा आपकी काम आती है। नैतिक सुसंगति में निहित है कि नैतिक सिद्धांतों का अधिक्रम या सोपान क्रम भी सुनिश्चित हो, दो सिद्धांतों के टकराव की स्थिति में संशय न हो। यदि किसी व्यक्ति में नैतिक विचलन भी होता है, वह विचलन को न्याय संगत ठहराने में भी सक्षम हो। एक शब्द है, एक विचारक है, उनके शब्दों में कहें तो मुझे किसी नियम के उल्लंघन का हक नहीं है, ये उन्होंने केवल कहा था। ये ऐसी लाइन काट दीजिएगा, ठीक है। केवल कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य क्या होगा, सत्यनिष्ठा से संबंधित होगा। आप ये कह सके कि जो भी कार्य किया है वो आपने बिल्कुल न्याय के आधार पर किया है, सामाजिक न्याय के आधार पर किया है और नैतिकता के आधार पर। ये पूरा आपका सत्यनिष्ठा बहुत ही सिंपल सा है, एक गुण है सिविल सेवक का। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, कोई कार्य करते हैं तो ये, ठीक है। और एक है आपका नीति संहिता। ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। आपने देखा होगा ये कोड ऑफ कंडक्ट, नीति संहिता। अब इसमें क्या है, भारत सरकार ने कोई निश्चित
नीति संहिता नहीं बनाई है, परंतु कुछ नैतिक मूल्यों पर हर आचार संहिता में बल दिया है। आचार संहिता मतलब आपने ये शब्द बहुत सुना होगा। आचार संहिता कब सुना होगा? जब चुनाव आता है, कि चुनाव की डेट आ गई है और आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता का मतलब होता है कि जो भी विभाग है, वो विभाग, जैसे चुनाव के समय चुनाव आयोग हो गया, तो वो कुछ नियम बनाते हैं, उस नियमों का उल्लंघन आपको नहीं करना है, उन नियमों के आधार पर चलना है। एक नियमों की श्रृंखला है, उसे ही आचार संहिता कहते हैं। यदि चुनाव में है तो चुनाव में उम्मीदवारों के लिए हो गया, यदि यहाँ के लिए एक सिविल सेवक के लिए तो उसके लिए अलग हो गया। ठीक है, तो ये भी नियमों की एक श्रृंखला है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में शासन में नैतिकता में सिविल सेवकों के लिए शासन में नीति संहिता पर की आवश्यकता बल दिया। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि एक नियमों की श्रृंखला होनी चाहिए जो सिविल सेवकों के लिए आवश्यक है। वो कैसे करें, किस प्रकार से करें, कम से कम उनके एक रास्ता के लिए एक आइडल व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर वह अपने कार्यों को अंजाम दे सके। कैसे हुआ? 1964 में संथानम समिति ने भी सिविल सेवा की में नीति संहिता की आवश्यकता को महसूस किया और सत्यनिष्ठा और कुशलता की मजबूत परंपराओं के विकास में नैतिक उत्साह की कमी का बाधक बना। मैंने कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा और कुशलता है, ये पहले से चली आ रही है। आज तो केवल सिविल सेवक है, देखिए अपने राजा लोग होते थे, वो अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखते थे, ये सब पहले से चला आ रहा है। और कहीं ना कहीं इनमें जो नैतिक उत्साह है वो बाधक के रूप में सामने आ रहा है। तो यदि उनको पहले से ही बताया जाए, नियम, उनके कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया जाए, नीति संहिता बना दी जाए, तो शायद ये बेहतर हो। ये किसने कहा है? ये संथानम समिति ने। लोक सेवा अधिनियम 2007 जिसका संशोधन 2009 में हुआ है, जिन नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया उनमें नीति संहिता माना जा सकता है। कौन कौन से हैं ये संहिता के? देखिए, पहला, संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों के प्रति निष्ठा रखना। मतलब जो भी संविधान में हमारे आदर्श दिए हैं, वो खासकर प्रस्तावना आप खासकर बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है, ये सब के बारे में दिया है। उसके प्रति निष्ठा रखना, ये पहला है। दूसरा क्या है? तटस्थता, निष्पक्षता बनाए रखना। मतलब न्यूट्रलिटी, मतलब कहीं भी आपको किसी पक्ष में नहीं होना। यदि आप शासन में आते हैं तो ना ही आप किसी शासन जो कर रही है पार्टी उसके पक्ष में होंगे, ना ही विरोधी के पक्ष में होंगे। आप बिल्कुल न्यूट्रल होंगे। जो सही होगा, जो संविधान कहेगा, जो नियम कहेगा, उसी के आधार पर चलना है और निष्पक्ष रूप से। ये भी यही है नीति संहिता। और एक और है, किसी राजनीतिक दल के प्रति सार्वजनिक निष्ठा न रखना। यही हमने अभी बताया ना आपको, कोई भी राजनीतिक दल होगा उसके प्रति आप सार्वजनिक रूप से निष्ठा अंदर से आप रखिए, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते कि हाँ मैं इस पार्टी का हूँ या इस पार्टी के काम अच्छे लगते हैं। बिल्कुल नहीं। यदि किसी दल से लगाव हो तो अपने कार्यों पर प्रभाव ना पड़ने दे। यदि आपको लगता है कि हाँ ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप अपने कार्यों में नहीं ला सकते। देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए वंचित वर्गों, लिंग, जाति, वर्ग या अन्य कारणों के प्रति करुणा का भाव रखना। करुणा का भाव जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ये भी एक कहीं ना कहीं एक सिविल सेवक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। निर्णयन प्रक्रिया में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के साथ साथ उच्चतम सत्यनिष्ठा को बनाए रखना। उच्चतम सत्यनिष्ठा को आपको बनाए रखना। अभी हमने यही सत्यनिष्ठा पढ़ा है ना, यही जो अभी ये नीति संहिता है इसी में ही हमको देखने को मिला। देखिए ये दो जो जो अभी टॉपिक पढ़े आपने, सत्यनिष्ठा और कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक सिविल सेवक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने बिल्कुल शुरू में इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब भी कोई सिविल सेवक होता है तो उसके लिए क्या होता है, या कोई भी अधिकारी होता है, उसके लिए दो प्रकार के लिए कंट्रोल होते हैं। एक होता है आंतरिक होता है, उसको अच्छी बातें सिखाई जाए, कभी आप झूठ मत बोलिए, कभी आप किसी के प्रति भाई भतीजा मत करिए, कभी भी, मतलब कहने का मतलब जो भी कार्य करिए सत्यनिष्ठा के आधार पर करिए, नीतियों के आधार पर कीजिए। यह एक आंतरिक कंट्रोल हो गया। और एक बाहरी क्या हो गया, जैसे अभी बहुत सारे संस्थाएं हैं, लोकपाल हो गया, सीबीआई हो, ये सब चीजें हैं। तो दोनों के आधार पर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने ये मशीनरीज बनाई है। ये आपका पूरा 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब शायद एक वीडियो और लगेगा जिसमें आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये जो पढ़ा रहे हैं बहुत डीप पढ़ा रहे हैं। इस इतना भी डीप नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर, नहीं तो ये तो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं।
आप कभी एथिक्स पढ़ा होगा, आपने देखा होगा बहुत बड़े टॉपिक है, लेकिन हमें केवल एग्जाम है उसकी प्रकृति के आधार पर थोड़ा सा हमको सतही ज्ञान से नीचे जाना है, जिससे हम लोग बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सके और सभी क्वेश्चंस को हल करें। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसको रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और ध्यान से अपने कार्यों को ऐसे बेहतर करिए जिससे आपको भी ये भविष्य में एक अधिकारी के रूप में बन सके और अपने कार्य को कर सके। ठीक है, हाँ, कुछ भी आपको इंक्वायरी करना हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो आप अपने डाउट्स के आधार पर हमें मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है या डेमो लेना है, उसके लिए भी आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।